दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसमें एक काले आदमी को बैंक में नहीं घुसने दिया जाता तो वो बैंक ही खरीद लेता है, जिसको खरीदने के बाद वो वही नहीं रुकता बल्कि वो आधे से ज्यादा शहर को खरीद लेता है। तो चलिए जानते हैं उसने ऐसा क्यों किया। कहानी की शुरुआत होती है सन 1939 अमेरिका के टेक्सास से, जहाँ बैंक के सामने एक चालूचंद काला बच्चा जिसका नाम बर्नार्ड है वो जूते पुलिस करने का काम करता है, जो कि बैंक के अधिकारियों के जूते धीरे धीरे पुलिस करता था ताकि वो उनकी बातें सुन सके और ये जान सके कि बैंक की कार्य प्रणाली किस हिसाब से काम करती है, जिसमें वो उनकी सारी टेक्निकल बातें, फॉर्मूलाज, जमा घटा गुना भाग सब कुछ अपनी कुंजी में नोट करता था। जो सब सीखने के लिए वो इतना उतावला था कि वो बैंक वालों की पर्सनल मीटिंग को बाहर छुप कर सुनता था। लेकिन एक दिन एक गाड़ी से झाप देता है जहाँ से वो जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर भागता है। रात के समय वो अपने पिता के साथ डिनर करता है जहाँ उसका पिता उसका काम देख कर कहता है, बेटा तुम बहुत टैलेंटेड हो, बस तुमसे एक गलती हो गई कि तुम काले लोगों में पैदा हो गए। जिसके बाद 14-15 साल बीत जाते हैं और समय आ जाता है 1954 का, जिसमें बर्नार्ड अपनी वाइफ और अपने बेटे के साथ लॉस एंजेलिस अपने चाचा के पास चला जाता है, जहां जब वो सभी डिनर कर रहे थे तब चाचा चूतिया कहता है, बेटा मजदूरी की 5000 नई भर्तियां निकली है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारा वहाँ इंटरव्यू करवा सकता हूँ। बर्नार्ड कहता है, Knappste enda hårrölande med vägans. Vill jag vara talan, tani ki hongwa dajum. And ye bohosuna teams over my katadangwa. Nej. ये सब बर्नार्ड ने बिल्कुल भी नहीं कहा था। उसने कहा था मैं यहाँ रियल स्टेट में अपना हाथ आजमाने आया हूँ। तभी उसका चचेरा भाई जिसका नाम टोनी था कहता है, पूरे लॉस एंजलिस में एक भी काला बंदा ऐसा नहीं है जो रियल स्टेट एजेंट हो। वो कहता है मैं यहाँ एजेंट बनने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ खुद की प्रॉपर्टी खरीदूंगा और उसे भाड़े पर चढ़ाऊंगा। जो सुनकर चचा चूतिया उसकी बातों पर हंस देता है कि ये कालिया बनेगा साला मकान मालिक, हा 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 हा। आगे हम देखते हैं बर्नार्ड को उसके चचा के घर में सोने के लिए ये छप्पर मिलता है, जिस पर वो अपनी वाइफ से कहता है, तू चिंता मत कर मेरी जान, हम यहाँ ज्यादा दिनों तक नहीं रुकने वाले। अगले दिन वो गोरे लोगों के बहुत सारे बिकाऊ घरों को देखते हैं क्योंकि उस समय काले और गोरे लोगों में बहुत भेदभाव होता था, जिस वजह से काले लोग और गोरे लोग अलग अलग रहते थे। अब गोरे लोगों के खाली पड़े घरों को देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों न वो इन खाली पड़े घरों को खरीद कर काले लोगों से भर दे, जिससे वो मोटे पैसे कमाएगा। जिसके लिए वो पैट्रिक नाम के एक लैंडलॉर्ड से मिलता है जो उससे कहता है, मेरे घर की वैल्यू $40,000 है, जिससे कम में मैं उसको बिल्कुल भी नहीं बेचूंगा। बर्नार्ड कहता है, सर मैं आपको $30,000 दे सकता हूँ क्योंकि आपकी बिल्डिंग को रेनोवेशन की जरूरत है और आपकी आधी से ज्यादा बिल्डिंग खाली पड़ी है और जैसा कि आपने $40,000 की डिमांड की है मैं वो भी आपको दे सकता हूँ, बस $10,000 मैं आपको कुछ महीने बाद दूंगा। पैट्रिक कहता है, अच्छा तो तू चाहता है कि मैं तुझे $10,000 का लोन दूं ताकि तू मेरी बिल्डिंग खरीद सके। वो कहता है, नहीं सर ये लोन नहीं होगा, ये इन्वेस्टमेंट होगी। पैट्रिक कहता है, सॉरी दोस्त मैं इस तरह से बिजनेस नहीं करता। तभी बर्नार्ड की पीछे रखे कैलेंडर पर नजर पड़ती है जिस पर एडवर्ड रीड का नाम लिखा हुआ था और मिल सिटी बैंक भी लिखा हुआ था, जिससे वो ये समझ पाता है कि एडवर्ड रीड पैट्रिक का अच्छा दोस्त है। तभी ये बैंक का कैलेंडर यहाँ तक पहुँचा है, जिस पर वो फटाफट मिल सिटी बैंक पहुँचता है जहाँ सभी उसे मुड़ कर देख रहे थे जैसे कोई जानवर बैंक में घुस आया हो। खैर वो रिसेप्शनिस्ट से एडवर्ड रीड के बारे में पूछता है जो उससे कहती है, मिस्टर रीड तो बाहर गए हुए हैं, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। जबकि वो बाहर निकल और एडवर्ड रीड उसके सामने ही बैठा था। बर्नार्ड कहता है, तुझे क्या मैं अंधा दिखता हूँ, क्योंकि वो अपनी डेस्क पर अपने नेम प्लेट के साथ बैठा है। वो कहती, ओह सॉरी सर मुझसे गलती हो गई, अगर आप कहो तो मैं आपका मैसेज उन तक पहुँचा सकती हूँ, पर वो आपसे मिल नहीं सकते। जिस पर वो बैंक के बाहर कई घंटों तक खड़ा रहकर रीड के बाहर आने का इंतजार करता है और जैसे ही वो बाहर आता है बर्नार्ड उससे कहता है, आप मिस्टर पैट्रिक को जानते ही होंगे, मैं उनकी बिल्डिंग खरीदना चाहता हूँ जिसके लिए मैं आपसे लोन मांगने आया हूँ। पर ये साला रीड तो जैसे उसकी कोई बात सुनने को ही तैयार नहीं था क्योंकि वो काला जो था। आगे रात के टाइम बर्नार्ड के पास पैट्रिक की कॉल आती है जो उससे कहता है, क्या तुमने मेरा नाम इस्तेमाल करके बैंक से लोन लेने की कोशिश की? वो कहता है, हाँ सर, और मैं अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता हूँ। जो अंदाज पैट्रिक को बहुत अच्छा लगा क्योंकि उसे बर्नार्ड के अंदर एक बड़ा आदमी बनने की भूख दिखी। जिस पर वो कहता है, ठीक है कल तुम बैंक चले जाना, रीड तुम्हें लोन दे देगा क्योंकि मैं तुम्हारा गारंटर बनूंगा। अगले दिन वो बैंक जाता है, लोन
लोन लेता है और पैट्रिक की बिल्डिंग खरीद लेता है, जिसकी जब वो और उसका चचेरा भाई मरम्मत कर रहे थे तभी वहाँ एक गोरी गांड वाली बुढ़िया आती है जो उस बिल्डिंग में किराएदार नहीं थी। वो बर्नार्ड से एक अलग ही एटीट्यूड में बात करती है। अब एक काली साले कुत्ते की काइंड पर चिपके हुए पीसू तू यहाँ क्या कर रहा है? वो कहता है मैं मेरा नाम बर्नार्ड है और मैं इस बिल्डिंग की मरम्मत कर रहा हूँ। अब बुढ़िया जो काले लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी पूछती है तुम कब से कब तक काम करोगे? वो कहता है मैम हम सुबह के 8 बजे से 6 बजे तक काम करते हैं और आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं इस बिल्डिंग का पूरा ख्याल रखूंगा क्योंकि मैंने इसे खरीद लिया है। बुढ़िया कहती है अब एक काली एक गांडू मेरे साथ बकचोदी मत कर, ये एक सफेद बिल्डिंग है तू इसका मालिक नहीं हो सकता, और गुस्से में अंदर चली जाती है। तभी टोनी एक गोरे मजदूर जिसका नाम मैट है उसको अपनी मदद करने के लिए बुलाता है। बर्नार्ड कहता है मैं तुम्हें 1 घंटे के $50 दे सकता हूँ। वो कहता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं। बर्नार्ड पूछता है क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है काले आदमी के टट्टों के नीचे काम करने में? मैट कहता है मैंने अपना पूरा जीवन हमेशा दूसरों की गांड गुलामी की है, जो मैं तुम्हारे लिए भी करूंगा, बस मेरे पैसों का रंग हरा होना चाहिए। तभी वहाँ 2 पुलिस वाले आते हैं जिसको उस गोरी गाइंड वाली बुढ़िया ने बुलाया था। जो पुलिस वाले बर्नार्ड से कहते हैं साले सुअर की गाइंड में खड़े लंबे काले बाल तूने इस बिल्डिंग का मालिक होने का झूठा दावा किया है। वो कहता है एक तो शराब तमीज में बात कीजिए, दूसरा मैं इस बिल्डिंग का नया मालिक हूँ। जो सुनकर एक पुलिस वाला उस पर हंस देता है। तभी बर्नार्ड उसे अपना गादर पत्ता दिखाता है, जो देखकर पुलिस वालों को झटका सा लगता है कि यार ये कालिया तो सचमुच इस बिल्डिंग का मालिक है, जिस पर वो चुपचाप अपनी गाइंड भीज कर वहाँ से खिसक लेते हैं। आगे कुछ दिनों बाद वो गोरी गाइंड वाली बुढ़िया उस बिल्डिंग को खाली कर देती है क्योंकि वो काले लोगों को अपने आसपास भी नहीं देखना चाहती थी, जिसके वहाँ से जाते ही एक काली लेडी उस अपार्टमेंट को किराए पर ले लेती है और कुछ ही समय में बर्नार्ड पूरी की पूरी बिल्डिंग को काले लोगों से भर देता है, जिससे उसको अच्छी कमाई होने लगती है। तो वो पैट्रिक को उसकी पूरी पेमेंट दे देता है, जो उससे कहता है मेरी नजर में एक और मकान है जो कि यहाँ से 2 ब्लॉक दूर है, अगर तुम चाहो तो हम 50-50% की हिस्सेदारी में काम कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हें प्रॉपर्टी खरीदने की अच्छी समझ है। जिस पर बर्नार्ड कुछ सोच समझ कर उसे हाँ कर देता है, क्योंकि अगर बर्नार्ड को यहाँ गोरे लोगों की सोसाइटी में घर खरीदना है तो उसे डील करने के लिए गोरा आदमी ही चाहिए। जिसके बाद कुछ ही समय में वो एक के बाद एक धड़ाधड़ प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उन्हें भाड़े पर चढ़ा देते हैं, जिससे उनको तुरंत ही मुनाफा आने लगता है और वो अमीर होने लगते हैं। जिसमें बर्नार्ड अपने लिए एक विला खरीद लेता है, जिसे देखकर उसकी बीवी की फटी रह जाती है। अब सब कुछ अच्छा चल ही रहा होता है कि एक रात पैट्रिक मस्त चद्दर तान कर सोता है और सुबह उठता ही नहीं उठ जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी क्योंकि पैट्रिक की बीवी काले लोगों से नफरत करती थी, जिस वजह से उसके पति द्वारा खरीदी हुई वो सारी प्रॉपर्टीज को बेचना चाहती थी, जिन प्रॉपर्टीज में बर्नार्ड 50% की हिस्सेदारी रखता था, पर उसे ऑफर किया जाता है 25%, जिस पर वो कहता है मैं जब 50% की हिस्सेदारी रखता हूँ तो मैं 25% क्यों लूं? पैट्रिक की कुटिया बीवी कहती है या तो तुम 25% ले लो या फिर मैं कोर्ट जाऊंगी, जहाँ बहुत सारे गोरे वकील मेरा मुकदमा ले देंगे और तुम्हें मेरी जात का बाल भी नहीं मिलेगा। जिस मामले में हेल्प मांगने के लिए वो बैंक में मिस्टर रीड से मिलने जाता है, लेकिन वो बर्नार्ड से मिलने से साफ साफ मना कर देता है क्योंकि वो ऑलरेडी पैट्रिक की वाइफ से मिला हुआ था। तभी बर्नार्ड बोर्ड पर देखता है कि इस बिल्डिंग में 4 बैंक है और चारों के चारों बैंक किसी भी काले इंसान से न तो बात करना चाहते हैं और न ही उन्हें लोन देना चाहते हैं, जो कि बहुत ही हताशाजनक था। तो बर्नार्ड सोचता है क्यों न मैं इस साली बिल्डिंग को ही खरीद लूं, जिस बिल्डिंग को बैंकर्स बिल्डिंग बोला जाता था और वो लॉस एंजलिस की उस समय की सबसे महंगी बिल्डिंग थी। आगे वो लॉस एंजलिस के एक काले इन्वेस्टर से मिलता है जिसका नाम जोए था, जो उसकी बैंकर्स बिल्डिंग खरीदने वाली बात सुनकर उस पर हंस देता है। कहता है तुम जानते हो पूरे लॉस एंजलिस में साली एक भी बिल्डिंग ऐसी नहीं है जिसका कोई काला आदमी मालिक हो, और तू इस शहर की सबसे महंगी जमीन को खरीदने की बात कर रहा है। वो कहता है हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर हमने उस बिल्डिंग को खरीदी है तो उस बिल्डिंग में साले जो भी बैंक है ना वो बहुत सड़ी के उनके लैंडलॉर्ड्स बोले तो हम लोगों को लोन देने से कभी मना नहीं कर सकते। दरअसल उस दौर में बैंक वालों के जो लैंडलॉर्ड होते थे उनके पास इतनी पावर होती थी कि वो किसी को भी बैंक मैनेजर तक बना सकते थे और किसी को भी उसकी गाइंड पर लात मारकर फायर तक कर सकते थे। जोई कहता है मैं समझ गया तुम्हारी बात और मैं भी काले लोगों का साथ देना चाहता हूँ, पर हम जैसे कालियों से कोई भी गोरा डील नहीं करना चाहेगा। जो बात बर्नार्ड को 100% सही लगती है, इसीलिए उन्हें अब एक गोरा मुखरा चाहिए जिसको वो अपने बिजनेस का चेहरा बना सके, जिसके लिए बर्नार्ड चुनता है अपने चचेरे भाई के मजदूर दोस्त मैट को, जो उनसे कहता है अरे भाई मैं एक मजदूर हूँ और मुझे कुछ नहीं पता बैंक खरीदने के बारे में। बर्नार्ड कहता है बेलोरू चंद फकीर, हम उस बैंक को नहीं खरीद रहे, हम उस बिल्डिंग को खरीद रहे हैं जिसमें बैंक है। वो कहता है ठीक है मैं समझ गया तुम्हारी बात, पर क्या तुम्हें लगता है मेरा जैसा गंदू गवार कीड़ा मकोड़ा अनपढ़ का बच्चा ये सब करने के लायक है? बर्नार्ड कहता है तू उसकी चिंता
चिंता मत कर, हम तुम्हें वो सब सिखाएंगे जो तुम्हें सीखने की जरूरत है। मैट कहता है ठीक है। फिर मैं माँ कसम खाकर कहता हूँ कि मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। जिसके बाद अगले दिन से जॉय उसको गोल्फ खेलना सिखाता है, जबकि उस लोरू को गोल्फ का डंडा भी पकड़ना नहीं आता था। बर्नार्ड उसे मैथमेटिकल इक्वेशन सिखाता है, पर उस लोरू को साला जमा घटा गुना भाग भी नहीं आता था। वहीं बर्नार्ड की बीवी उसे अमीरों के तौर तरीके सिखाती है कि कैसे खाना खाया जाता है, कैसे हगा जाता है, कैसे दारू पी जाती है। जो सारा खेल 1 महीने तक चलता है, जिसमें अब तक वो इतना तैयार हो ही गया था कि वो किसी से भी आराम से डील कर सकता था। बर्नार्ड उससे कहता है हमने तुम्हें गोल्फ खेलना इसलिए सिखाया क्योंकि उस बैंक वाली बिल्डिंग का मालिक रेनॉल्ड बहुत ही अमीर आदमी है। अगर हम उसके ऑफिस में जाकर उससे डायरेक्ट मिलेंगे तो वो हमसे सीधे मुंह बात भी नहीं करेगा। इसीलिए चूतिया तुझे उससे गोल्फ खेलते टाइम ही मिला होगा, जिसकी सारी सेटिंग्स उन दोनों ने पहले ही कर रखी थी। आगे वो लोरू उसके साथ गोल्फ खेलता है और उसे अपने खेल से इम्प्रेस कर लेता है। जो सब वो दोनों दूर से देख रहे थे कि कहीं वो चोद न फैला दे। अगले दिन मैट रेनॉल्ड से डील करने उसके ऑफिस जाता है, जिसमें उसकी इतनी फटी पड़ी थी कि उसकी तख्ती अभी पैंट में ही निकल जाएगी। पर जैसे तैसे करके वो अपने प्रेशर को रोकता है और रेनॉल्ड के साथ अमीरों के अंदाज में खाना खाता है। जिसके बाद बारी आती है डील की, जिसके अंदर रेनॉल्ड उससे बहुत सारी आधी-टेढ़ी कैलकुलेशन पूछता है, जिन सबको वो अपने दिमाग में ही कैलकुलेट करके रेनॉल्ड के अकाउंटेंट से पहले ही जवाब दे देता है, जिससे रेनॉल्ड के चक्के छूट जाते हैं कि यार भला कोई इंसान इतनी सारी कैलकुलेशन को वो भी इतने सटीक तरीके से अपने दिमाग में कैसे कर सकता है। क्योंकि उस लोडू को नहीं पता था कि बर्नार्ड ने मैट को एक एक चीज तोते की तरह रटवा रखी थी। खैर डील डन हो जाती है और वो सभी अपनी कामयाबी का जश्न मनाते हैं, क्योंकि उन्होंने $20 लाख की बिल्डिंग को $15 लाख में खरीद लिया था। अगले दिन बर्नार्ड और मैट बैंकर्स बिल्डिंग पहुंचते हैं, जहां रीड उन्हें देखते हैं तो उसकी गांड ही फट जाती है कि बहाने चोद, ये कालिया मेरे बैंक के प्रेसिडेंट के साथ क्या कर रहा है। आगे उस बिल्डिंग में जितने भी बैंक थे वो बर्नार्ड को लोन देने से मना नहीं कर पाते, तो वो धड़ाधड़ लोन लेता है और धड़ाधड़ बिल्डिंग खरीदता है और उन सभी बिल्डिंग्स में काले लोगों को भूसे की तरह भर देता है। उसने शहर में अब तक इतनी बिल्डिंग्स खरीद ली थी कि आधे से ज्यादा शहर सिर्फ अब उसका था, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी। तो वो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट के साथ फोटो भी खिंचवाते हैं। जिसके बाद कुछ सटल बीत जाते हैं और बर्नार्ड अपने पिता से मिलने वापस टेक्सास जाता है, जहाँ डिनर करने के बाद उसका पिता उससे कहता है हर कोई बाप तुम्हारे जैसी ही औलाद चाहेगा। मुझे मेरे बेटे तुम पर गर्व है जो तुमने काले लोगों के लिए किया। अगले दिन बर्नार्ड अपने बेटे के साथ शहर घूमने जाता है और उसी बैंक के सामने पहुंचता है जिस बैंक के सामने कभी वो जूते पुलिस किया करता था। बर्नार्ड वहाँ जूते पुलिस करने वाले एक बच्चे को देखता है, जिससे वो पूछता है ओए छोटू, जूते पुलिस करने के कितने लेता है। वो बच्चा कहता है निकल बेगांडू, मैं सिर्फ गोरे लोगों के जूते ही पुलिस करता हूँ। जिस पर बर्नार्ड बैंक की तरफ एकटक देखता है और सोचता है कि उसे यहाँ काले लोगों के लिए कुछ तो करना ही होगा, जिसके लिए वो जॉय से मिलता है और कहता है मैं यहाँ के मेनलैंड बैंक को खरीदना चाहता हूँ। जॉय कहता है यार तू बावलिक गाइंड हो गया है, क्या तू जानता है ना टेक्सास में गोरे और काले लोगों के बीच में भेदभाव अभी भी बहुत ज्यादा है। बर्नार्ड कहता है अगर हमने उस बैंक को खरीद लिया तो हम काले लोगों की बहुत मदद कर सकते हैं, उन्हें लोन देकर हमारी कम्युनिटी साली ऊपर आ जाएगी। जो सुनकर जॉय उसकी बात मान जाता है और मैट जाता है उस बैंक से डील करने, जहाँ उस बैंक का मालिक रॉबर्ट सीनियर और उसका बेटा रॉबर्ट जूनियर दोनों मौजूद थे। रॉबर्ट सीनियर कहता है तुम्हारा ऑफर तो अच्छा है, पर मेरा बेटा रॉबर्ट जूनियर बैंक में 20% का हिस्सेदार रहेगा। मैट उसकी हिस्सेदारी को मंजूरी दे देता है और रॉबर्ट सीनियर दस्तावेजों पर साइन करके उन्हें बैंक बेच देता है। अब उनके हाथ में ये बैंक आ गया था तो वो काले लोगों के लिए बैंक की सारी पॉलिसी चेंज कर देते हैं और दबाकर काले लोगों को लोन देने लगते हैं, जिससे वो लोग उभारने लगते हैं, नए मकान खरीदते हैं, नई दुकानें खरीदते हैं, नया बिजनेस वगैरह खड़ा करते हैं। एक दिन रॉबर्ट जूनियर जो उस बैंक में 20% का हिस्सेदार था लोन लेने वालों की जांच करता है, जिसमें उसे पता चलता है कि ज्यादातर लोन काले लोगों को दिए गए हैं। तो वो एक दिन मैट का पीछा करता है और सीधा उनके अड्डे पर आ धमकता है। कहता है यार तुम लोग तो बड़े फेमस हो, वाइस प्रेसिडेंट के साथ फोटो है तुम्हारी। और कहता है देखो मैं तुम लोगों के खिलाफ नहीं हूँ, बस मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा बैंक अब से और काले लोगों को लोन नहीं देगा, क्योंकि अगर उन लोगों ने लोन नहीं भरा तो बैंक डूब जाएगा। जो बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। बर्नार्ड जॉय से कहता है अब हमें लोन देना बंद करना ही होगा। वो कहता है अब एक गांडू उसका क्या जो हम ऑलरेडी दे चुके हैं। मैट कहता है मेरे पास एक कमाल का आइडिया है, क्यों न हम मर्लिन बैंक को खरीद लें, जिसमें हम मेनलैंड बैंक के सारे लोन्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। जो आइडिया बर्नार्ड को अच्छा तो लगता है, पर वो कहता है हमारे पास लॉस एंजलिस में पहले ही बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जिनकी देखभाल जॉय करता है, और मैं यहाँ मेनलैंड बैंक को संभालता हूँ, दूसरा बैंक संभालने की मुझ में हिम्मत नहीं है। मैट कहता है अगर तुम चाहो तो मैं उस बैंक को चला सकता हूँ। बर्नार्ड कहता है 20 साल एक आधी प्रॉपर्टी डील करके तुझे क्या लगता है तू बैंक चला सकता है? नहीं, तुझसे नहीं होगा।
मैट कहता है ठीक है, या तो तुम मुझे उस बैंक को चलाने दोगे या फिर तुम्हारा और मेरा साथ यही तक का था। जिस पर बर्नार्ड उसे अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता था तो वो उसे बैंक खरीद कर दे देता है, जिसमें वो साला घोचू जो अपने आप को ज्यादा समझदार समझता था धड़ाधड़ बिना एग्रीमेंट पढ़े ये लोन पास करने लगता है। एक दिन उसके पास रॉबर्ट जूनियर की कॉल आती है जो उससे कहता है तुम्हारे बैंक के गोरे क्लाइंटों को पता चल चुका है कि तुम्हारे बर्लिन बैंक के पीछे 2 काले लोगों का हाथ है, इसीलिए वो अपने पैसे तुम्हारे बैंक से निकाल रहे हैं। जो सुनकर मैट की हालत खराब हो जाती है क्योंकि ऐसा करने से उसके बैंक में बिल्कुल भी कैश फ्लो नहीं बचेगा। अब ये सब रंडी रोना कम था कि जूनियर रॉबर्ट फेडरल बैंक के एग्जामिनर को उनके बैंक के बही खाते चेक करने भेज देता है, जिस एग्जामिनर को उसकी बुक्स में बहुत सारी गड़बड़े और जोल झमेला मिलता है क्योंकि उस लंड के तीर्चे बाल ने 25,000 से ज्यादा के लोन पास कर रखे थे, जबकि गाइडलाइन के हिसाब से वो सिर्फ $20,000 तक के ही लोन अप्रूव कर सकता था। और तो उसको ने वो लोन 25 से 30 साल की अवधि तक के लिए दे रखे थे, जबकि लोन भुगतान करने की मैक्सिमम लिमिट 20 साल की थी, जिसका मतलब ये था कि अब उसके बैंक का बचना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन था। जो सारी बातें वो बर्नार्ड और जॉय को बताता है जो उससे पूछते हैं बहाने के लंड जब तेरे पास लोन की फाइलें आई थी तो क्या तूने वो पढ़ी थी? वो कहता है नहीं। बर्नार्ड कहता है भोसड़ी के बावली गाइंड, हमने तुमसे पहले ही कहा था कि तेरी औकात नहीं है बैंक चलाने की, लगवा दिए ने गांडू के पत्ते तूने हमारे भी लोडे। और कहता है तुम्हारे बैंक को डूबने से अब कोई नहीं बच जा सकता, इसीलिए कल से तुम मिडलैंड बैंक की प्रेसिडेंट चेयर पर बैठोगे ताकि तेरा गोरा गाइंड जैसा चेहरा देखकर लोग उस बैंक से पैसे ना निकाले। लेकिन वो साला मच्छर की जात एक और बहुत बड़ी गलती कर बैठता है, जिसमें अगले दिन जॉय के पास बैंक से कॉल आती है जो उसे बताता है कि मैट ने अपने बैंक को बचाने के लिए उनसे बगैर पूछे इस बैंक से अपने बैंक में पैसे ट्रांसफर कर लिए हैं। जो सुनकर जॉय को बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसने पहले ही कह दिया था कि बर्लिन बैंक किसी भी हाल में नहीं बचाया जा सकता। वो दोनों फटाफट बैंक पहुंचते हैं और मैट को गंदी गंदी गालियां देते हैं क्योंकि उस जाटू ने जो किया था वो गैर कानूनी था, इसीलिए बर्नार्ड से फटाफट ट्रांसफर बुक्स मंगवाता है और लो इतने में ही यमराज के दूत वहां आ जाते हैं। बोले तो फेडरल बैंक के अधिकारी वहां आ जाते हैं जो उनसे कहते हैं तुमने फेडरल बैंक का कानून तोड़ा है, इसीलिए हम तुम्हारे बैंक को सीज कर रहे हैं जब तक इसको खोलने के नए आदेश नहीं आते। अब ये समस्या क्या कम थी, असली वाले यमराज भी वहां आ जाते हैं। बोले तो FBI वहां आ जाती है जो उन दोनों को बिना उनका क्राइम बताए ही गिरफ्तार कर लेते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों अपने वकील से बात कर रहे हैं जो उनसे कहता है बहान जो तुम 2 काले लोगों ने टेक्सास के 2 बैंकों को डुबा दिया जो कि छोटी बात नहीं है, इसीलिए इस सारे महकमे में अब पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व होगी। पर जो भी हो तुम लोगों ने कमाल का दिखाया जो आज तक किसी काले ने तो छोड़ो गोरे ने सोची भी नहीं होगी, जिस वजह से अब काले लोग तुम्हारे बहुत बड़े प्रशंसक बन चुके हैं। आगे गवाही का दिन आ जाता है जहां अपने आप को बचाने के लिए मैट बर्नार्ड और जॉय दोनों के खिलाफ गवाही देता है। कहता है मैं उन लोगों के साथ नहीं था, उन्होंने जबरदस्ती मुझसे वो सब करवाया, उन्हीं के कहने पर ही मैंने काले लोगों को लोन दिया था जो अब लोन की भरपाई नहीं कर रहे हैं। जिसके बाद बर्नार्ड गवाही देता है, कहता है सारी गलतियां मेरी थी, जो भी कोई लेन देन हुआ मेरी तरफ से हुआ था। जिसके साथ साथ वो काले और गोरे लोगों के भेदभाव की बात भी छेड़ देता है, जिससे जजिस को गुस्सा आ जाता है तो वो 3 साल की उसे सजा सुना देते हैं और उसकी सारी प्रॉपर्टीज को जब्त कर लिया जाता है जो कि बड़ी बड़ी लगभग 177 बिल्डिंग्स थी। जिस केस से मैट को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है जबकि वो भोसड़ी का सबसे बड़ा गुनहगार था। रॉबर्ट जूनियर जो मेललैंड बैंक में 20% का हिस्सेदार था वो उसे बिल्कुल ही मरे भाव पर फिर से खरीद लेता है। 3 साल बाद बर्नार्ड जेल से बाहर निकलता है जहां उसे उसकी वाइफ और जॉय मिलता है, जिसमें वो अपनी वाइफ को बताता है कि गवर्नमेंट ने उनसे उनका सब कुछ नहीं छीना क्योंकि उसे पहले ही इस सब की भनक लग गई थी, इसलिए उसने बहामास में 2 बड़े बड़े बंगले खरीद लिए थे। जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है और अब हम देखेंगे ओरिजिनल खिलाड़ियों को जिन्होंने सरकार की बिना थूक लगाए ही खड़े खड़े गान मार ली। Call me a saint, but you know I'm a stranger. Oh, we're not able to do what you want. You think I'm a thinker, but I'm just a saint.